हाँ जी बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने बाइनोमियल के कुछ क्वेश्चंस किए थे और बाइनोमियल के दो टॉपिक हो गए थे। एक था जर्नल टर्म फाइंड करने का, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने का एक था, और एक था हमारे पास सम ऑफ कोफिशिएंट फाइंड करने का। आज का जो कंसेप्ट है वो है मिडल टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म और पास्कल ट्राइंगल के रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। आज अप्रोक्सीमेट 2 या 3 मार्क्स का पेपर में आ जाता है क्वेश्चन इस टॉपिक में से। तो आज का कल का लेक्चर देखने से 4 मार्क्स आपके पक्के श्योर हो जाएंगे। 4 मार्क कहीं नहीं जाएंगे, बाइनोमियल और कहीं से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आज की बात करूं, सबसे पहले पास्कल ट्राइंगल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्या है पास्कल ट्राइंगल? सबसे पहले पास्कल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल है जो बाउंडेड बाय ईच रो, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों से जो बाउंडेड है वो 1 से है। चेक करना, सभी के आसपास क्या है, 1 है। कैसे करना होता है इसको बनाने का मेथड क्या है? सबसे पहले आपने 1 लिखना है, फिर 2 1 और लगा देने हैं, फिर आगे नीचे लास्ट पे 2 1 और लगा दिए और इन दोनों का प्लस यहां पर आ जाएगा। फिर एक 1 यहां पर लास्ट पे और एक यहां पर, इन दोनों का प्लस यहां पर, फिर इन दोनों का प्लस यहां पर, फिर अगेन यहां पर 1, यहां पर 1, एक्सट्रीम पॉइंट पे 1, फिर इन दोनों का प्लस यहां पर, तो ये 4 बन गया। इन दोनों का प्लस यहां पर 6 बन गया। इन दोनों का प्लस यहां पर 4 बन गया। तो ये जो पास्कल ट्राइंगल बनती है ये चलती रहती है। अब इससे मिलता क्या है? सबसे पहले मिलता है इससे 0C0। ठीक है, फिर इससे मिलता है 1C0 एंड 1C1। पता चल गया 1C0 कौन है? ये वाला 1C0 है, ये 1C1 है। यहां पर 2 है तो यहां पर देखना, यहां पर बनेगा 2C0 ये वाली टर्म, 2C1 ये वाली टर्म, 2C2 ये वाली टर्म। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, ये क्या है, 3C0 ये वाली टर्म, 3C1 ये वाली टर्म, 3C2 ये वाली टर्म, 3C3 ये वाली टर्म। मतलब अगर आपके पास सपोज आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन आ जाए 1 + x⁵5 की, तो उसके लिए आपको 5C0, 5C0, 5C1 ये सभी चाहिए होते हैं। तो वो कहां पर मिलेंगे? आपने ये पास्कल ट्राइंगल अगर 5 तक कर ली तो ये जो होता है ये क्या होता है, 5C0, फिर 5C1, 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 देन 5C2, देन 5C3, देन 5C4, लास्ट पे 5C5। तो ये जो टर्म है 5C5 बन जाएगी। अब यहां पर जो मेन बात है वो क्या है, कैसे ट्राइंगल सोल्व कर रही है, ये मैंने आपको मेथड बता दिया। ठीक है जी, अब यहां पर एक और बात सुनो। यहां पर देखना, अगर मेरे पास इस टाइप की एक्सपेंशन हो तो इसको सोल्व कैसे करना है? अब यहां पर आपके पास पता क्या है, n की कोई वैल्यू होगी। अगर n की वैल्यू 3 है तो आपने 3 तक, मतलब उसके कोफिशिएंट आएंगे ये वाले। ठीक है जी, तो उस वैल्यू तक आपने सोल्व करना है। ये यहां पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ऐसे करके जो पता चल जाएगा कौन सी रो का कौन सा एलिमेंट आपको चाहिए। अब यहां पर आगे बात करता हूं क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है, पास्कल ट्राइंगल ईच रो इज बाउंडेड बाय, हर एक रो जो बाउंडेड है वो किसके साथ है, मतलब लास्ट पे और फर्स्ट पे क्या है, 1 है हर एक रो में। चेक करो, हर एक रो में 1 है, तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही सेम क्वेश्चन, अब ऑप्शन बदल दिए, क्वेश्चन यही है, 1 आ रहा है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन बदल देते हैं। अब यहां पर एक बात सुनो, ये वाला फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया है ना, ये वाला फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया। अब यहां पर मैं एक बात बताऊं, तो NCR और N-R ये दोनों इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल होते हैं? यहां पर इनका फॉर्मूला लिखते हैं, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, दोनों की माइनस का फैक्टोरियल, दैट इज n - r।
अब इसका भी फॉर्मूला लिखते हैं, n का फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल, दोनों की माइनस दैट इज r, दोनों की माइनस में क्या है n माइनस माइनस आर। चेक करना, ये दोनों कट के माइनस माइनस प्लस हो गया, r बच गया। दोनों का आंसर क्या आ रहा है, चेक करो, इक्वल, दोनों वैल्यूज सेम है तो आंसर तो सेम ही आएगा। तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब यहां पर देखना, एक चीज सुनो, बहुत अच्छी बात है। यहां पर ये तो आपको पता चल गया एन सी आर एंड एन सी एन माइनस आर दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अब यहां पर एक बात सुनो ध्यान से, पूरे ध्यान से एक बात सुनो, क्या है, अगर मेरे पास, ध्यान से सुनना, इन दोनों का प्लस क्या बन रहा है, ये इन दोनों का प्लस, एक सेकेंड, चलो अब यहां पर एक बात सुनो, एन सी, ध्यान से सुन लेना, एन सी एम इक्वल होगा एन सी आर के इफ एम प्लस आर इक्वल टू एन हो। ठीक है जी, अगर m प्लस आर n के इक्वल हो तो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास हो जाता है ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाती हैं। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो इन दोनों का प्लस किसके इक्वल आएगा, n के इक्वल आएगा। अब एक बात यहां पर देखो, यहां पर अपने आप देखो, n दोनों सेम है, वैसे ही मैंने यहां पर सेम रखू है। ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो दोनों का प्लस क्या बन रहा है, चेक कर लो, दोनों का प्लस क्या बन रहा है, n। तो जिनका प्लस n के इक्वल होगा वो वाली वैल्यू सभी क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। अब मैंने जो जो बोला है वही चीज को थोड़ा अब यहां पर समझ लेते हैं, क्या है इसमें समझ लेते हैं। यहां पर देखना, ये NC 0 है और ये NC n है, सही है। चेक करो, नीचे वाले का यहां पर 0 है, यहां पर क्या है n, इन दोनों का प्लस चेक करो, n बनेगा। इन दोनों का प्लस अगर n बन रहा है तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। ये बात मैं कहने चाह रहा हूं। अब यहां पर देखो, इन दोनों की वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू चेक करो, जल्दी चेक करो, सही है, सेम आएगी, सेम आएगी, बिकॉज नीचे वाला दोनों का प्लस क्या बन रहा है, 1 प्लस n माइनस 1, ये दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया, n। अगर आंसर n है तो हमारे पास क्या बनेगा, पता चल गया, समझ आ गया या नहीं, समझ आ गया या नहीं। यहां पर देखो, अब एक और बात देखो, अगर मैं, ध्यान से सुन लेना, क्या था हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू क्या आ रही है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, कोफिशिएंट दोनों के इक्वल आ रहे हैं। थोड़ा और कुछ देखना है और अंडरस्टैंडिंग करनी है इससे, ये दोनों सेम आ रहे हैं। अब देखो ध्यान से, इन दोनों का भी सेम आ रहा है, ये भी सेम है, चलो जी ये भी सेम है। आगे इसके, अगर इसके आगे लिखता NC(n-2) होना था, वो भी सेम आना था। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग क्या है यहां पर वो सीख लेते हैं। लर्निंग क्या है, मैं बार बार बात कर रहा हूं लर्निंग की, तो लर्निंग क्या है, लर्निंग ये है, अगर x की पावर, ध्यान से सुन लेना, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n में अगर x की पावर ये n बन रही है, ये n सेम बन रही है, तो उसके कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। चेक करना, यहां पर x की पावर कितनी है, 0, यहां पर है ना, यहां पर x की पावर कितनी है, 0, यहां पर x की पावर कितनी है, n, और टोटल पावर कितनी होगी, n, दोनों की प्रोडक्ट कर लो। यहां पर टोटल कितनी पावर है x की, 1, यहां पर कितनी है, n-1, दोनों की प्रोडक्ट क्या बनी, n। जिनकी प्रोडक्ट n बन रही है, जिनकी प्रोडक्ट n बन रही है, उनके कोफिशिएंट सेम है। ठीक है जी, ये हमने लर्निंग की। अगर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n है, ठीक है, और किसी दो टर्म्स की t1 t2, अगर t, ऐसे लिख देता हूं मैं, एक सेकेंड, तो यहां पर क्या है, जिनकी पावर, लर्निंग क्या है, जिनकी पावर 1 प्लस एक्स में, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n में अगर t m एंड t n टर्म mth
और टर्म nth की प्रोडक्ट, दोनों की प्रोडक्ट की पावर x रेज टू पावर n बन रही हो तो इसके कोफिशिएंट क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। इसके कोफिशिएंट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात हमने समझनी थी, ये अंडरस्टैंडिंग जरूर बैठा लेना। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है तो थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है जी। जो मैंने अभी बताया कौन कौन सी, अगर हमारे पास सबसे पहले मैंने ये बताया NCR प्लस बोल रहा हूं एंड इक्वल होगा NCN-R के, ठीक है। अब यहां से लर्निंग एक और कर ली, क्या कर ली, NCM एंड NCM, यहां पर M की जगह पे S लिख देता हूं। M प्लस S अगर N है तो ये दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे, ठीक है जी। तो ये बात समझी। एक समझी अगर पावर टोटल N बन रही हो तो हमारे पास क्या आ जाता है, उनके कोफिशिएंट क्या हो जाते हैं, इक्वल। वो कहते, ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन है, वो कहते x रेज टू पावर r का कोफिशिएंट है a किसका कोफिशिएंट है, x रेज टू पावर r का, और b किसका कोफिशिएंट है, x रेज टू पावर n-r का। किसके एक्सपेंशन में 1 प्लस x रेज टू पावर n लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके एक्सपेंशन में अब यहां पर देखो क्या मैंने बताया था, अगर उन दोनों की प्रोडक्ट, यहां पर प्रोडक्ट करो x रेज टू पावर n-r माइनस r एंड माइनस r कट गया, x रेज टू पावर n बन गया। अब यहां पर पावर कितनी बन गई, n, तो कोफिशिएंट क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। कोफिशिएंट क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो यहां पर ये जो ऑप्शन थी यहां पर थी, ये थोड़ा इरेज हो गया। तो a एंड b क्या होंगे, इक्वल होंगे। a एंड b क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यही क्वेश्चन को ना अलग अलग वे से बताई जा रहा है। कभी क्या कहते हैं, कभी ऐसे ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन अलग अलग दे देंगे। यहां पर देखो XR XN-R, a XR के साथ, b XN-R के साथ, प्रोडक्ट करेंगे r प्लस n-r बन जाएगा। ये r कट गया, x रेज टू पावर n बन गया। अब यहां पर भी 1 प्लस x रेज टू पावर n है, यहां पर भी x रेज टू पावर n, तो कोफिशिएंट क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। a इक्वल b होगा तो a माइनस b इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये b ऑप्शन आ गया। ऑप्शन चेंज कर दी बट आंसर वही है। अब यहां पर देखो ऑप्शन चेंज कर दी, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देख लेना। x रेज टू पावर r, x रेज टू पावर n-r, अब यहां पर 1 प्लस x रेज टू पावर n है। ऑप्शन क्या दे दी, n-r n r, बट है क्या, दोनों इक्वल, दोनों क्या है, इक्वल। यहां पर ऑप्शन मैंने लिख दी थी, ये ऑप्शन दे रखी है, ठीक है जी। तो ऑप्शन आंसर क्या था, आंसर राइट ऑप्शन थी ये वाली, ठीक है, ये राइट ऑप्शन थी। चलें आगे कुछ अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं मिडल टर्म के रिलेटेड। अगर यहां पर सोचना ध्यान से, अगर यहां पर मेरे पास n इवन है, अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, एक ज्यादा होती है। तो अगर इवन में 1 ऐड कर दिया जाए, तो इवन में अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, ओड, ठीक है जी। अगर ओड है, जैसे यहां पर 10 है तो 10 में कितनी टर्म्स आएंगी, 11 टर्म्स आएंगी। तो अगर मैं कट करूं लास्ट एंड लास्ट, ये कट कर दी। मिडल टर्म निकालने के लिए क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट कट, फिर अगेन फर्स्ट एंड लास्ट कट, फिर अगेन फर्स्ट एंड लास्ट कट, अगेन फर्स्ट एंड लास्ट कट, फर्स्ट एंड लास्ट कट। बची क्या, मिडल वाली टर्म, ठीक है, एक बची ना। अगर n इवन है तो एक टर्म बच रही है, तो एक टर्म है और वो क्या है, अगर 10 है, अगर 10 है तो यहां पर 6th टर्म बच रही है। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, 6 को 5 प्लस 1, और 5 क्या है, ये 10 का हाफ है। 5 क्या है, ये 10 का हाफ है। तो यहां पर देखना ये जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, फॉर्मूला क्या बन रहा है, n/2 प्लस 1। मतलब अगर इवन है, अगर इवन है तो n/2 उसका हाफ। इवन का हाफ कैसे करोगे, डायरेक्टली, ठीक है जी, डायरेक्टली हाफ करोगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो क्या बन जाएगी, उसकी मिडल टर्म, ठीक है। ये बात थोड़ा माइंड में बिठा लेना। अब यहां पर
टी आर प्लस वन का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? 1 प्लस अगर एक्स रेज टू पावर एन है तो टी आर प्लस वन, या ये नहीं लिखता मैं, ये लिख देता हूं जर्नल टर्म, एक्स प्लस वाई रेज टू पावर एन है तो टी आर प्लस वन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? एन सी आर आता है, एक कम आता है, याद है? और y की पावर r सेम होती है ये वाली, और x की पावर बची हुई दैट इज n माइनस आर, है ना? टोटल n होती है, टोटल इन दोनों का टोटल कितना होता है? n, ठीक है जी, याद है? तो ये हमारे पास क्या होती है उसकी टी आर प्लस वन जर्नल टर्म। अब यहां पर अगर मैं बोलूं n बाई टू प्लस वन जो है ये टर्म जो है मिडल टर्म है, तो n बाई टू प्लस वन यहां पर देखें तो n बाई टू ये जो टर्म होती है ये पूरी टर्म से एक कम यहां पर आना होता है, तो यहां पर कितना आया? n बाई टू। ये सेम यहां पर y की पावर में आता है, ये y आ गया। अब यहां पर क्या आता है? बचा हुआ, बचेगा कितना? n, n में से हाफ निकाल दिए तो कितने बचे? हाफ, n बाई टू, समझ रहे हो? तो ये हमारे पास क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया किसका? अगर आपके पास मिडल टर्म निकालनी है, कौन सी? मिडल टर्म निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर n की जगह पे बाई चांस इवन की जगह पे ओड आ जाता है, अगर ओड आ जाती है, सपोज यहां पर 11 आ गया, 11 आ गया तो नंबर ऑफ टर्म्स एक 1 और ऐड हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 12। अब 12 में फिर सेम करते हैं, एक इधर से कट, एक इधर से कट, फिर एक इधर से कट, एक इधर से, मिडल टर्म निकालनी है, एक इधर से कट, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, यहां से, यहां से, ये देखना बीच में दो टर्म्स बच गई। अगर दोनों कट कर देते तो बोलना था मिडल टर्म नहीं है, बट ऐसे नहीं होता, मिडल टर्म दो बच गई, तो ये दो बच गई T6 एंड T7। अब देखना ध्यान से, अगर यहां पर 11 है, 11 से 6 कैसे बनाओगे? तो 11 में 1 ऐड करोगे, वो क्या बन जाएगा? 12, फिर डिवाइड बाय 2 करोगे, 6 बन जाएगा। और ये क्या फॉर्मूला यूज किया? n प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। फिर नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो सिंपली उसमें एक और जोड़ दो, तो एक और जोड़ोगे तो n प्लस 3 बाय 2 बन जाएगा, है ना? n प्लस 3 बाय 2, समझ आ रहा है? चलें आगे। अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं इसको। यहां पर देखना, ये अगर मैं बात करूं तो ये मिडल टर्म के दो फॉर्मूले निकल रहे हैं अगर n ओड है, ये ध्यान रख लेना, अगर n ओड है यहां पर दो फॉर्मूले निकल रहे हैं, बिकॉज n ओड है बट नंबर ऑफ टर्म्स इवन बन गई तो दो बचेंगी बीच में, ठीक है? ओड बचेंगी तो 6 इधर होगी, 6 इधर होगी, तो बीच में एक बची, ठीक है? तो वो चीज आपने माइंड में जरूर रखनी है, ठीक है? अब यहां पर देखो ये क्या बना? n प्लस वन बाई टू, फिर इससे एक कम यहां पर आता है, एक कम करेंगे तो कितना बन जाएगा? n प्लस वन बाई टू में से 1 माइनस करना है, एलसीएम लेने के बाद यही बच जाएगा, है ना? और अगर ये बच गया, यहां पर देखना ये एज इट इज आ जाता है y की पावर में, और ये बचा हुआ जो होता है वो n होता है, मतलब ऐसी वैल्यू लिखोगे जिन दोनों का प्लस क्या बनेगा? n बनेगा। अब यहां पर क्या आएगी वैल्यू? n प्लस वन बाई टू, ठीक है? एक पे प्लस आ रही है, एक पे माइनस, ये ध्यान रख लेना इसमें, एक पे प्लस, एक पे माइनस। अब यहां पर दूसरा देखो, अब अगर दूसरी टर्म क्या है, उससे नेक्स्ट वाली टर्म है, एक आगे चले जाना, एक आगे जाएंगे तो यहां पर प्लस वन आ जाएगा, इससे एक कम यहां पर लिखना होता है, और यहां पर जो है दोनों सेम है, और एक के नेगेटिव आना है, एक जने पे नेगेटिव आना है, तो ये नेगेटिव आ गया, ठीक है? ये याद रखने का मेथड है जो मैंने अभी बताया। अब आ जाओ यहां पर, और अगर कोई पूछ ले, एक और बात सुनो, यहां पर मैं एक चीज बताता हूं, ये हमने किया था पास्कल ट्राइंगल, है ना? पास्कल ट्राइंगल क्या होते हैं? वही कोफिशिएंट ही होते हैं, है ना? अभी जैसे ये अगर मैं बात करूं n की जगह पे सपोज 5 आ गया, है ना? n की जगह पे 5 आ गया तो ये इसके सारे कोफिशिएंट बन गए, है ना? चेक करो, ये इसके कोफिशिएंट बन गए। अब यहां पर एक और बात देखो, एक और बात अंडरस्टैंडिंग करना, जो मिडल टर्म है ना, मिडल टर्म, ये दो मिडल टर्म्स बन रही हैं और दोनों क्या आ रही हैं? इक्वल,
दोनों क्या आ रही हैं, इक्वल। फिर एक और बात सुनो, अगर दोनों इक्वल आ रही हैं और दोनों ही मैक्सिमम आ रही हैं, चेक करना, अगर तो आपको पूछ ले मैक्सिमम टर्म कौन सी है, तो वो है मैक्सिमम कोफिशिएंट कौन सा है, तो वो है मिडल टर्म वाला। अगर पूछ ले मिडल टर्म दो इक्वल आ रही हैं, दो इक्वल आ रही हैं, तो वो मिडल टर्म ही होंगी ऑलमोस्ट। या दो इक्वल आ रही हैं तो उन दोनों का, अगर दो इक्वल आ रही हैं या तो होंगी एन सी आर एंड एन सी एन माइनस आर, समझ रहे हो, इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, एन, अगर इक्वल होना है तो, ठीक है, या मिडल टर्म होंगी। अब चलें आगे, अब आते हैं क्वेश्चन पे जो हम क्वेश्चन करने जा रहे थे, ठीक है जी। चलें आगे, अब देखो यहां पर y की जगह पे 1/x आ गया, हमेशा ही ऐसे आएगा। कहते मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में मिडल टर्म क्या होगी, 10 है, तो कितनी टर्म्स आएंगी, 1 से लेके 11 तक आएंगी। और टर्म्स हैं तो बीच में एक बचेगा, 6 इधर हो जाएंगे, 5 इधर हो जाएंगे, 5 इधर हो जाएंगे, तो बीच में एक बचेगा। तो वो कौन सा होगा, अगर 5 इधर हो जाएंगे तो T6 होगा, समझ आ रहा है, T6 होगा। अगर नहीं पता चल रहा तो डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, इसका हाफ करके एक ऐड कर देना, इसका हाफ करो, 10 का हाफ 2, 5 में एक ऐड कर दो, समझ रहे हो जाएगा। अब यहां पर देखो T6 की वैल्यू निकालनी है, T6 की वैल्यू कैसे निकालते हो, एन सी 6 से एक कम लिखना है 5, एक्स रेज टू पावर, एक्स नहीं पीछे वाला y रेज टू पावर 5 आएगा, और y की जगह पे आज क्या है 1/x, तो ये 1/x आ गया। फिर x की पावर बची हुई टोटल कितनी है 10, तो बची कितनी 5, ठीक है। अब ये देखना, ये दोनों कट गए, x रेज टू पावर 5 नीचे बन रहा है, ऊपर बन रही है, NC5 बन गया। n की जगह पे क्या है 10, 10C5 देख लो कहां पर है, 10C5, ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। समझ आ रहा है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मिडल टर्म वाला। ये दिखा, बोलो मिडल टर्म का कोफिशिएंट निकालना है। सबसे पहले मिडल टर्म बताओ कौन सी होगी, 4 है, अगर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, एक ऐड करके 5 टर्म्स आएंगी, तो 1 2 3 4 5 टर्म आनी है। ये कट गई, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बीच में थर्ड आ गई, है ना। और अगर फॉर्मूले से करोगे, हाफ करोगे, 2 आ जाएगा, एक ऐड कर देना, तो ये थर्ड टर्म आ रही है। T3 का आंसर निकालो। अब T3 क्या होता है, T3 होता है अगर 4 है तो 4C3, फर्स्ट x है, x की पहले y आएगा, y की पावर 3, x की पावर यहां पर बन जाएगी 1, है ना, सही है, चेक कर लो, सही है। अब यहां पर x की जगह पे 3x है, x की जगह पे क्या है 3x, और y की जगह पे 2 है, यहां पर y की जगह पे क्या है 2, 4C3 इंटू 3 रेज टू पावर 1 एंड 2 रेज टू पावर 3, ये इसमें आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन कर लेना, एक सेकंड रुको। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो मैं नीचे ना कमेंट सेक्शन में बता देता होता हूँ ये मेरी मिस्टेक हो गई है, फिर भी एक बार चेक कर लिया करो या कमेंट कर दिया करो अगर कोई मिस्टेक हो। यहाँ पर मिस्टेक थी, मैंने अभी देखा है 3 हो तो एक कम आता है, ये मैंने बहुत बार बोला है, और यहाँ पर भी फिर मिस्टेक होगी, सारी मिस्टेक होगी। अब देख लो 3 है तो एक कम आता है, यहाँ पर 2 आएगा, और अगर यहाँ पर 2 आएगा, ये देखना ये 2 यहाँ पर आ जाना था, और ये 4 - 2 बन जाना था, यहाँ पर भी 2। अब देखो आगे, x की जगह पे मेरे पास क्या है 3x है, तो यहाँ पर x की जगह पे 3x आ गया, तो ये 3x आ गया, ब्रैकेट लगा देता हूँ। 2 है तो यहाँ पर देखना 2 है तो y की जगह पे क्या आ गया 2 आ गया। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, 4C2 का क्या आंसर होता है वो भी मैं अभी बताता हूँ कैसे करना है। तो 3 रेज टू पावर 2 आ गया, दैट इज 81, और 9 आ गया, 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 2 दैट इज 4, 36, तो यही आ गया। अब यहां पर इसका आंसर निकालते हैं। इसका आंसर निकालना होना इजीली हो जाता है अगर आप उसको पास्कल ट्राइंगल के साथ करोगे, बड़ी स्पीड से हो जाता है, और अगर याद भी रख लोगे ना तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर मेरे बोलते बोलते ये हो भी गया, ठीक है। ये 4 वाला होता है, और यहां पर 4C2 है, ये 4C, अगर मैं यहां पर बात करूं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ये है 4C0, 4C1, 4C2, तो 6 आंसर आना था। 6 × 36 क्या बनेगा, ये अब आप देख लो,
ये बनेगा सी ऑप्शन 216। चेक कर लेना, 6 रेज टू पावर 36, 6 इंटू 36 रेज टू पावर तो बहुत बड़ा हो गया। मिडल टर्म निकालनी है, मिडल टर्म निकालनी है सबसे पहले। और अगर यहां पर इसको थोड़ा सही करूं तो ये देखना x प्लस 1 की पावर या 1 प्लस एक्स की पावर 3 बन रहा है। चेक करना ध्यान से। और ऊपर जो है 8 है, ऊपर जो है 8 है, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 24। ठीक है जी। अब इसकी क्या निकालनी है, मिडल टर्म। और मिडल टर्म के अगर मैं बात करूं यहां पर तो फॉर्मूला क्या होता है, 24 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 12 प्लस 1 13 T13। ठीक है जी। और T13 में अगर मैं बात करूं एक कम आता है NC, एक कम दैट इज 12, तो यहां पर आ जाता है 24C12, तो ये डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है जी। चलिए आगे फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं वो याद कर लेना। 2n का मतलब इवन नंबर है ना, 2n का मतलब इवन नंबर। और x मिडल टर्म बतानी है इसकी, तो मिडल टर्म क्या होगी यहां पर देखना, 2n का हाफ दैट इज 2n, और एक ऐड करना है तो tn प्लस 1 निकालनी है। थोड़ा ध्यान से, nc यहां पर एक कम, यहां पर n आता है, n की जगह पे आज 2n है, ध्यान से देखना, n की जगह पे 2n है तो यहां पर भी 2n आएगा। अब देख लो सभी में 2n आ रहा है, चलो अच्छी बात है। फिर यहां पर क्या है, पीछे वाला क्या होता है y, है ना, y की जगह पे a है तो a की पावर ये नीचे वाली यहां पर आती है n, और बची हुई पावर जो आती है वो x की पावर आएगी, वो आएगी 2n माइनस n दैट इज n। तो दोनों सेम पीछे पावर बन रही है, ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन रहा है। तो बाकी चेक कर लिया करो, अगर कोई मिस्टेक हो मुझे भी बता देना और अपने साथ वालों को भी हेल्प कर देना। तो बच्चे अगर शेयर वगैरह नहीं किया, लाइक वगैरह नहीं किया तो कर दिया करो, अच्छा लगता है। कुछ चलो छोड़ो, कुछ शेयर किया करोगे, कुछ आपको भी सेटिस्फेक्शन होगी, कुछ आपने भी पढ़ा है अपने फ्रेंड्स को बताओगे, कर भला हो भला। अगर आप अपना भला कर रहे हो, किसी दूसरे का भला कर रहे हो, तो आपका भी जरूर होगा। ठीक है जी। और फ्री में है लेक्चर, अगर किसी के 2-4 नंबर बढ़ जाएंगे तो आपकी मेरिट कम नहीं होने वाली। ठीक है, क्या पता उसका रिजल्ट आप में ही कोई इफेक्ट पड़ जाए। चलो, तो यहां पर देखना, अगर मैं बात करूं तो ये देखना, अगर आपसे पूछ ले x की पावर m कहां पर आएगी, ठीक है, एक्सपेंशन हो, मैं पूछ लूं x की पावर m कहां पर आएगी, उसका कोफिशिएंट क्या होगा या उसकी टर्म कौन सी होगी। ठीक है, तो यहां पर अगर एक्सपेंशन इस टाइप की है, हमेशा क्वेश्चन आता है इसमें से, अगर एक्सपेंशन इस टाइप की है, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, अगर एक्सपेंशन इस टाइप की है तो अगर आप निकालना चाहते हो x रेज टू पावर m कौन सी टर्म में कंटेन करेगा, तो उसकी r की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो उसका मेथड देखना, n माइनस आर प्लस आर, ये आपने लिख लिया, ये कितना बना, n बना। अब यहां पर आपने x की पावर लगा देनी है साथ में, x की पावर कितनी है, अल्फा। ठीक है, यहां पर भी x की पावर लगानी है, यहां पर देखना ध्यान से, अगर इसको थोड़ा सही करें तो x की पावर है माइनस बीटा, ध्यान से देखो, समझ आ रहा है, x की पावर है माइनस बीटा, तो यहां पर क्या आ गया, माइनस बीटा, इक्वल टू जो पावर आपने बनानी है, जिस पावर का आपने r निकालना है वो आप देख लो। अगर x m का कोफिशिएंट निकालना है तो x m लिख देना, अगर x n का कोफिशिएंट निकालना है तो n लिख देना, तो यहां पर वो m आ जाएगा जिसकी वैल्यू आपने निकालनी है। अगर सपोज आपने x की पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्म निकालनी है तो यहां पर इक्वल टू आप क्या रख दोगे, 0, इक्वल टू क्या रख दोगे, 0, अगर कांस्टेंट टर्म निकालनी है। एक सेकंड, अगर आपने कांस्टेंट टर्म निकालनी है या इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, या उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टर्म, ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म भी कहते हैं, तो ये भी लिख लेना, एब्सोल्यूट टर्म अगर बोल दें, एब्सोल्यूट टर्म बताओ एक्सपेंशन की, उसका मतलब होता है कांस्टेंट टर्म बतानी है, इंडिपेंडेंट ऑफ x बतानी है।
तो उसमें x की पावर कितनी हो जाती है 0। अगर x की पावर 0 वाला निकालना है तो सामने क्या रख दोगे 0। याद रखने का मेथड मैंने क्या बताया है n माइनस आर देन आर एक्स रेज टू पावर वाला यहां पर आ जाएगा प्लस एक्स रेज टू पावर वाला यहां पर आ जाएगा और सामने क्या लिख दोगे आप जो पावर निकालनी है m। ठीक है, अब यहां पर देख लो थोड़ा ध्यान से, इस टाइप का फॉर्मेट होगा, दोनों में सेम फॉर्मेट है, थोड़ा ध्यान रख लेना। पेपर में ज्यादा ये आता है, कभी उसको बोल देते हैं एब्सोल्यूट टर्म निकालो, कभी बोल देंगे इंडिपेंडेंट टर्म निकालो, कभी बोल देंगे कांस्टेंट टर्म निकालो, मतलब जिसमें x ना आता हो। ठीक है, तो x रेज टू पावर 0, 0 मतलब सामने इक्वल टू आपने क्या रखना है 0 रखना है। यहां पर क्या पूछा आप देखो, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालनी है, तो t बोलना है टी आर प्लस 1, अब बोल दिया। अब यहां पर देखो, इसमें देखा आपने, अब देखो x की पावर कितनी है 1, इसमें x की पावर कितनी है -1, थोड़ा ध्यान से। तो आप बोलोगे n क्या है, n है हमारे पास 10, तो 10 माइनस आर प्लस आर। ठीक है जी, अब यहां पर एक बार 1 आ जाएगा, एक बार -1 आ जाएगा, समझ आ गया, चेक कर लो ध्यान से। इक्वल टू इंडिपेंडेंट है तो पावर 0, एक्स रेज टू पावर 0 निकालनी है ना, कांस्टेंट टर्म निकालनी है, मतलब एक्स रेज टू पावर 0, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहां पर देखो 10 माइनस आर इक्वल टू 0, ये -2r बन गया, 10 इक्वल टू 2r, r इज इक्वल टू 5, तो यहां पर अगर 5 लिखोगे, यहां पर अगर 5 लिखोगे तो ये बन जाएगा t6, तो 6th टर्म होगी हमारे पास जो एब्सोल्यूट टर्म होगी या इंडिपेंडेंट टर्म होगी। ठीक है, पेपर में आपको 5 भी मिलेगा, ये भी याद रख लेना, पेपर में जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देंगे। अब यहां पर क्वेश्चन में ना क्या पूछा, एक क्वेश्चन में क्या पूछा, इस क्वेश्चन में देखना क्या पूछा, इस क्वेश्चन में पूछ लिया, ये पेपर में वाला क्वेश्चन है, 144th क्वेश्चन था किसी पेपर में, तो ये पेपर वाला क्वेश्चन है। इस पेपर में पूछा गया टर्म कौन सी है। ठीक है, फिर एक पेपर आया, उसका 28th क्वेश्चन था और वो भी पंजाब के टेस्ट में ही आया, मास्टर कैडर या मेरिटोरियस में है या लेक्चरर कैडर में होगा। तो यहां पर क्या पूछा है, यहां पर क्या पूछा है, कांस्टेंट टर्म क्या है, मतलब यहां वहां पर पूछा कौन सी टर्म है, यहां पर उस टर्म का आंसर ही पूछ लिया, पावर भी सेम है और एक्सपेंशन भी बिल्कुल सेम है। तो यहां पर इसको करने, पता ही है हमें T6 आया था ना, T6 का आंसर निकालना है भाई, T6 आया था ना, ऊपर किया था, T6 का आंसर निकालना है, थोड़ा ध्यान से। यहां पर देखना, सबसे पहले 10C एक कम मान है, 10C5 आएगा। फिर यहां पर अगर मैं करूं तो x रेज टू पावर एंड -1/x रेज टू पावर, थोड़ा ध्यान से, y था, यहां पर x प्लस y होता है और y अगर ध्यान से देखे तो -1/x बन रहा है। ये 5 यहां पर एग्जैक्टली आ जाएगा, ये 5 यहां पर आ गया और ये 5 यहां पर आ गया। ठीक है जी, अब यहां पर देखो ये माइनस की टर्म बन रही है, माइनस के 10C5 बनेगा, ओड पावर है नेगेटिव बनेगा, ये x रेज टू पावर 5 एंड x रेज टू पावर 5 कट गया, -10C5 इन दोनों में से कोई एक आंसर है, इन दोनों में से माइनस वाला टर्म का आंसर आना है। अब देख लो 10C5 का आंसर क्या आता है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 और 6 इंटू 5। ठीक है जी, अब आगे क्या है, आगे ध्यान से, आगे मैं जानबूझ के क्या लिख रहा हूं, अगेन 5 का फैक्टोरियल लिख रहा हूं, फिर ऊपर 10 का फैक्टोरियल आता है, नीचे 5 का फैक्टोरियल एंड दोनों की माइनस, दैट इज 5। ये 5 एंड ये 5 कट गया, ये दोनों कट गए, ये छोड़ दिया मैंने। ये 5 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 6, ये 6 एंड 6 कट गया, 5 और 5 10 के साथ कट गया, 2 बच गया, 2 इसके साथ कट गया, ये 2 अगेन बच गया, इसके साथ कट कर दो, तो ये कितना बचा, 9 × 2 × 7, तो 18 7 154 बनेगा, इससे आगे 152 बनेगा, इससे आगे नहीं जाएगा, 200 प्लस जाना ही नहीं है बिकॉज 18 है, 18 इंटू 7 है। अगर चलो चेक कर लो कितना बन रहा है,
8 7 जा 56, बन ही नहीं रहा। क्या हो गया, बन ही नहीं रहा। चेक करो, मिस्टेक है, बताओ मुझे। 7 आ रहा है, 18 7 जा, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ मिस्टेक ना हो कोई। बड़ी सिंपल सी मैंने मिस्टेक की है, ये कटिंग की है 2 के साथ और लिख दिया यहाँ पर 8 का 4 लिखना था, लिख दिया मैंने 2, तो यहाँ पर 4 लिखना था। 9 4 जा, यहाँ पर 9 4 जा 36, 36 बन गया। 6 7 जा 42, 42 का 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, 4 कैरी हो गया। 4 7 3 जा 21, 21 एंड 4 25, तो 252 आ गया। ये क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग है, ये सही है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा ध्यान से करना। अब यहाँ पर अगेन क्या बोल दिया, कांस्टेंट टर्म क्या दे दिया 6, बट यहाँ पर क्या चेंज कर दिया। ठीक है, तो 6 है तो मिडल टर्म क्या आएगी, 6 का हाफ दैट इज 3 + 1। ठीक है, तो T4 आएगा। T4 को कैसे करेंगे, 6c3 x रेज टू पावर 6 - 3 और 2/x रेज टू पावर 3, ये दोनों सेम होने चाहिए, ये सेम रखे हैं। ये बचा हुआ आएगा, बचा हुआ 3 बन रहा है, तो ये x की पावर एंड x की पावर कट जाएगी, कांस्टेंट है। तो 6c3 और साथ में 2 रेज टू मतलब 8 मल्टीप्लाई होगा। 6c3 का आंसर निकाल लेते हैं। 6c3 का आंसर क्या आएगा, 6 5 4 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, साथ में 6 - 3 3 का फैक्टोरियल, ये 3 कट गया। 3 का फैक्टोरियल होता है 6 के साथ 6 कट गया, ये बन गया 20। 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट पे 0 बनेगा, ये 60 बन गया, है ना। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से। अब चेक करो, ये वाला सेम क्वेश्चन आ गया या नहीं। यहां पर देखो, यहां पर x की पावर 2 कर दिया जान के, और इंडिपेंडेंट टर्म बोला है x + 1/x रेज टू पावर 2 की पावर 6 है। थोड़ा ध्यान से, तो यहां पर सबसे पहले ये जो थी ये मैंने कैसे निकाला था, ये मैंने मिडल टर्म के अकॉर्डिंग कर दिया। आप कर लेना फॉर्मूला निकाल के। ठीक है, फॉर्मूला लगा के कर देना, मैंने मिडल टर्म के अकॉर्डिंग कर दिया। चलो, तो यहां पर देखना ये कैसे निकालोगे, ये टर्म कैसे निकालोगे इंडिपेंडेंट। यहां पर सबसे पहले n मतलब 6 और 6 - r देन r, यही फॉर्मूला था ना। यहां पर मल्टीप्लाई होना है x की पावर 1, यहां पर -2, पता चल गया क्यों, ये -2 क्यों आया, पता चल गया। बिकॉज x की पावर ऊपर जाके -2 बनेगी, इक्वल टू आपने 0 रखना है, ऐसे निकालना था r। पीछे मैंने मिडल टर्म के अकॉर्डिंग कर दिया, चेक कर लेना, आंसर वही आ रहा है, वो मिडल टर्म ही होती है, चेक कर लेना। चलो, यहां पर क्या है, 6 - r -2r, और ये बन गया माइनस के 3r, उधर जाके 3r बन जाएगा। r कितना बन गया, ये 3 इधर डिवाइड हो गया, r2 बन गया। तो सेकंड टर्म जो होगी ना, सेकंड टर्म नहीं, t2 + 1, ये tr + 1 का आता है r। ठीक है, याद रख लेना, जनरल टर्म का आता है r। तो ये जो है t2 + 1 दैट इज t3 हमने निकालनी है, वो इंडिपेंडेंट बन जाएगी। t3 निकालना, t3 अगर निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, 6c3 और यहां पर आएगी x की पावर एंड 1/x² की पावर, 1/x² की पावर 3 आ जाएगी सेम, जहां यहां पर जो आती है बची हुई पावर यहां पर आती है, तो 3 पावर यहां पर बन जाएगी। रुको, ये मेरी मिस्टेक है, 3 हो तो एक कम लिखना होता है, ये ध्यान रख लेना भाई, मैं भी मिस्टेक कर रहा हूं तो थोड़ा ध्यान रख लेना। और यहां पर 4 आ गया, है ना, यहां पर 4 आ गया। अब देखो, x² का स्क्वायर मतलब x की पावर 4 और ये x की पावर 4 कट गई, ये इंडिपेंडेंट टर्म होगी। 6c2 का आंसर निकला है, लिखना है 6 × 5, फिर 4 का फैक्टोरियल, नीचे 2 का फैक्टोरियल, नीचे 4 का फैक्टोरियल, ये दोनों कट जाएंगे। और ये 2 का फैक्टोरियल इसको कट कर देते हैं इसके साथ, 3 बन गया, 15 आएगा आंसर। तो ये A15 आंसर इसका राइट ऑप्शन है। थोड़ा ध्यान से कर लेना, ये वाले क्वेश्चन जो हैं थोड़ा टिपिकल हैं। तो इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, हमारे पास x फ्री फ्रॉम x, ये देखना न्यू वर्ड आ गया, फ्री फ्रॉम x,
मतलब जिसमें x ना हो। तो x ना हो हमने तो वही करना है जो हमारा मेथड था। क्या मेथड था? n मतलब 15 माइनस आर, 15 माइनस आर, आर प्लस के, और यहां पर 1 आएगा बिकॉज यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर -2 है तो यहां पर -2 आएगा, सामने 0 रखना है बिकॉज x की पावर 0 इज फ्री फ्रॉम x। तो यहां पर क्या आ गया 15 माइनस आर, यहां पर क्या आ गया माइनस के 2r, और ये r बन गया 15 माइनस इक्वल टू 3r, और r की वैल्यू आ गई 5, और t5 प्लस 1 होती है उसकी जर्नल टर्म दैट इज t6। तो यहां पर 15c5 x मतलब 3x, और उन्होंने क्या पूछा था? टर्म पूछी थी, कौन सी थी? 6th टर्म भाई, मैं आंसर निकालने लग गया था। ठीक है, तो 6th टर्म, 6th ही आई थी ना, चेक कर लो, हाँ 6th आई थी। अब चेक करो, इफ कोफिशिएंट ऑफ 5th एंड 6th इन द एक्सपेंशन आर इक्वल देन n इज, बताओ अब क्वेश्चन आपका है। तो ये करना कैसे करोगे? सबसे पहले जो मैंने बातें बताई हैं वही यूज करनी है, ठीक है। और 5th एंड 6th टर्म इक्वल है, ठीक है, 5th एंड 6th टर्म इक्वल है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब किसकी 5th एंड 6th टर्म इक्वल आएगी? देखो, अब सोचो, अब क्वेश्चन कैसे करोगे? T5 की बात हो रही है ना, T5 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आ जाएगा, ये देखना 5, तो यहां पर NC, यहां पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, है ना, यहां पर कितना आएगा? 4 आएगा, NC5 4 आएगा ना, पता चल रहा है या नहीं? अब यहां पर अगर T6 में मैं बात करूं तो वहां पर आ जाएगा NC, यहां पर आ जाएगा 5, ठीक है। और मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था NC4 इक्वल टू NC5 होगा अगर इन दोनों का प्लस n के इक्वल होगा। तो 4 प्लस 5 अगर n के इक्वल होगा तो ये दोनों इक्वल आएंगे, अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तो n 9 हो गया, ठीक है जी। ये क्वेश्चन इस तरह करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था बट हाँ पेपर वाला क्वेश्चन है तो इसलिए करवा रहा हूं। अब यहां पर देखो, उन्होंने बोल दिया कोफिशिएंट किसका निकालना है? x⁻³ का। थोड़ा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 15 माइनस आर, और यहां पर प्लस के r, साथ में आ जाएगा ये 4, ये वाला 4, और साथ में यहां पर आ जाएगा ये वाला -3। पता चल रहा है -3 क्यों बोल रहा हूं? और इक्वल टू पता क्या आएगा? इक्वल टू आएगा ये वाला, ये जो पावर यहां पर लिखी हुई है। अगर कोफिशिएंट 0 का निकालना होता, 0 निकालना मतलब कांस्टेंट टर्म निकालनी, तो मैं इक्वल टू 0 लिख देता। अब यहां पर इसकी r की वैल्यू को सोल्व करना है। 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो यहां पर -12 आ गया, और ये 15 यहां पर नहीं, ये पंगा है भाई, थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। 5 से करेंगे 60 आ गया, है ना, 60 माइनस 4r माइनस 3r दैट इज 7r, माइनस के 7r, और सामने 3 है, ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 57 बन रहा है। 57 माइनस r इक्वल टू 0। चेक कर लो भाई, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की? चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की? मुझे लग रहा है मैंने मिस्टेक की है। चेक कर लो, मैंने मिस्टेक की है कोई एक बार। यहां पर ना ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहां पर जो है, अगर सपोज इसमें से कोई इसका आंसर होता है, सपोज इसमें से इसका कोई आंसर होता है, क्या निकालना है? कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट क्या बन रहे हैं? अगर 15c3 आए, 15c3 आए तो कोफिशिएंट क्या बनेगा? x की पावर 4 का एंड 1 बाय x की पावर 3 का, है ना, इसका ही माइनस के 1 बाय, है ना, माइनस के 1 बाय, ये 3 यहां पर आ जाता है ना, आपको पता है ये 3, और बचा हुआ बचेगा कितना? 15, तो ये बचेगा कितना? 12। तो अगर यहां पर चेक करूं तो नीचे पावर बन रही है 9, और यहां पर चेक करूं तो कितनी बन रही है? 48। पॉसिबल होगा कभी x की पावर 3 बने? अगर यहां पर सपोज यहां पर 2 होता, यहां पर 2 होता तो यहां पर 2 आ जाना था, फिर भी यहां पर 12 की जगह पे क्या आ जाना था? 14। फिर भी पॉसिबल नहीं है, 3 नहीं बनेगा कभी भी।
तो यहां पर मिस्टेक पता क्या है, ये 4 नहीं है यहां पर। अब क्वेश्चन करो, ये 4 नहीं है यहां पर 1 है, ठीक है। अब क्वेश्चन करो, अब क्वेश्चन हो रहा है, अब क्वेश्चन करेंगे 15 माइनस आर माइनस के 3r इक्वल टू 3, ये कितना बन गया माइनस के 4r, और यहां पर 15 इक्वल टू 3, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, 12 इक्वल टू यहां पर उधर गया तो ये 4r आ गया, और r की वैल्यू क्या बन गई 3। अगर r की वैल्यू 3 बन गई तो यहां पर देखना ध्यान से, t4 बन गया, 3 से 1 ज्यादा। और अगर उसका आंसर निकालें फिर क्या आएगा, उसका आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा, अब उसका आंसर ये 1 के अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है। अब उसका आंसर ये 1 के अकॉर्डिंग निकालना है, क्या आता है ये देख लेते हैं। यहां पर देखना, यहां पर अगर मैं करता हूं n का मतलब 15c3 आएगा, एक कम आता होता है, और यहां पर एक x आएगा और एक आएगा माइनस के 1/x³। ये 3 जो होता है यहां पर आ जाता है, आपको पता ही है, पीछे हमने किया है, ये 3 यहां पर आ गया, और बचा कितना पावर 12, तो पावर 12 यहां पर आ गई। अब यहां पर देखो ये 9 है और ये 12 है, कट करने पे आंसर क्या आएगा, पावर कितनी बचेगी 3, और यहां पर नेगेटिव के 15c3 नेगेटिव के बनेगा, तो यहां पर ये ए ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन बन जाएगी, ठीक है जी। क्वेश्चन में मिस्टेक थोड़ी देख लेना, पेपर में आया हुआ है, क्वेश्चन में मिस्टेक थी, इनको इतना भी नहीं पता चलता भाई क्वेश्चन कैसे डालते हैं, क्या पता कोई बच्चा कितना टाइम इसी पे ही वेस्ट कर दिया हो। कभी भी मैं आपको बताऊं, अगर कभी भी पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा ना, उसको छोड़ देना है, क्या पता उसमें कोई मिस्टेक हो और उसकी वजह से आप अपना टाइम वेस्ट कर लो। तो ये थोड़ा ना इन गधों को, एक तो पेपर वाले क्वेश्चन भी एक आधा क्वेश्चन अपनी ओर से डाल दें, वो भी गलत डाल देते हैं। चलो क्या किया जा सकता है, यहां पर x⁻³ और यहां पर x⁻³ का कोफिशिएंट निकालना है, टर्म कंटेनिंग x⁻³ x⁻³ किस में आएगा, अपने आप सोच लो यार, x की पावर यहां पर, और यहां पर अगर मैं लिखूं माइनस के 2i है ना, यहां पर 3 आई तो यहां पर कितनी आई होगी, अपने आप सोच लो कितनी आई होगी, टोटल 7 बननी है, 4 आएगी, और ये 4 यहां पर nc में होगा, मतलब 7c4 होगा, और ये 4 कहां पर होगा, t5 में होगा, तो 5th टर्म होगी। उल्टा सोचा है बट सोचा अच्छे से है। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, ये छोड़ दो, ये वैसे क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा बट है पेपर वाला, थोड़ा क्लियर नहीं है, यहां पर पता नहीं क्या है। चलो ये करके मुझे बताना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कोफिशिएंट निकालना है, x⁻4 का निकाल देना, x⁻4 का निकाल देना, निकाल के देखना हो रहा है क्वेश्चन। इफ द कोफिशिएंट x⁻7 एंड x⁻8 आर इक्वल, ये थोड़ा डिफरेंट कोफिशिएंट है, यहां पर क्या है टर्म चेक करो, वो मैंने बताया था 1 + x⁻n के लिए, और यहां पर कुछ अलग है, यहां पर कुछ अलग है, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है, x⁻7 वाली और x⁻8 वाली का कोफिशिएंट सेम है। x⁻7 कब आएगा, ये देखना 2 और x/3, यहां पर क्या आ रहा है, एक 7 आ रहा है, और यहां पर 2 देन x/3⁸8, यहां पर 8 आ रहा है। अब अगर 7 यहां पर आया तो यहां पर कितना आया होगा, n-7 आया होगा, पता चल रहा है आपको, n फाइंड करना है हमने, ये n फाइंड करना है, यहां पर n-7 आया होगा, और यहां पर कितना आया होगा, यहां पर आया होगा n-8, सही है जी, सही है। और यहां पर nc साथ में आया होगा, ये 7 है तो ये 7 होगा, यहां पर आया होगा nc8, ये 8 है तो ये 8 होगा, ये दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है, मतलब x की पावर के कोफिशिएंट, तो यहां पर कोफिशिएंट क्या बनेंगे, nc7 साथ में बन जाएगा 2⁻n-7, और यहां पर नीचे बन जाएगा 3⁻7, चेक कर लो ये वाला, ठीक है, इक्वल आ जाएगा nc, देखना ध्यान से, nc8 2⁻n-8, और नीचे डिवाइड में आ गया 3⁸8, सही है जी। अब इसको सोल्व करना है, n की वैल्यू आपने बतानी है, थोड़ा इसको करते हैं,
एन सी, एन का फैक्टोरियल, नीचे 7 का फैक्टोरियल और इधर n माइनस 7 का फैक्टोरियल, साथ में 2 रेज टू पावर n अपॉन 2 रेज टू पावर 7 लिख रहा हूं मैं, साथ में 3 रेज टू पावर 7 लिख रहा हूं। ये -7 था, नीचे जाके प्लस के 7 हो गया। यहां पर n का फैक्टोरियल, n माइनस 8 का फैक्टोरियल और ये बन गया साथ में 8 का फैक्टोरियल। 2 रेज टू पावर 8, 2 रेज टू पावर n ऊपर, नीचे 2 रेज टू पावर 8, 3 रेज टू पावर 8 साथ में। ये 2 रेज टू पावर n एंड 2 रेज टू पावर n कट गया। 2 रेज टू पावर 7 एंड 2 रेज टू पावर 8, 8 पावर कट गई, 8 कट के 1 7 1 रहेगी, 7 कट गई 1 रहेगी। 3 रेज टू पावर 7 की 3 रेज टू पावर 7 कट गई, सिर्फ और सिर्फ 1 बच गई, 2 इंटू 3। और यहां पर अगर मैं बात करूं n माइनस 7 एक बड़ा फैक्टोरियल है, n माइनस 8 एक छोटा फैक्टोरियल है, तो ये एक छोटा है, एक छोटा है तो ये कट गया, ये पूरा कट गया, n माइनस 7 बच गया, ओनली एक फैक्टर। यहां पर 7 का 7 कट गया और ये 8 में 8 बच गया, पीछे 7 का फैक्टोरियल था। यहां पर अगर मैं बात करूं n से n कट गया। अब देख लो क्या क्या बचा, अब देख लो क्या क्या बचा, 1/n माइनस 7 बचा, यहां पर बचा 8, बाकी सारा कट गया, साथ में बचा 2 इंटू 3। सही है जी। अब ये n माइनस 7 इक्वल टू 8 इंटू 2 इंटू 3 बच गया, 16, 16 3 जा 48, 48 प्लस 7 55। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन थोड़ा अलग था बट हाँ करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4, द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4 आपने बताना है। ये x रेज टू पावर 4 अगर बनानी है तो आप कैसे करोगे, पहले टी आर प्लस 1 लिखोगे है ना, और n मतलब 10 माइनस आर, साथ में r, और यहां पर आ जाएगा -2, यहां पर आ जाएगा 1 और यहां पर आ जाएगा सामने 4। यहां पर r की वैल्यू क्या बन रही है, ये बन रही है माइनस के 3r और यहां पर 10, यहां पर 4, ये 4 उधर गया तो 6 इक्वल टू 3r आ गया, r इक्वल टू 2 आ गया। सेकंड टर्म, थर्ड टर्म बनेगी t3। t3 का आंसर निकाल लेना जो भी आएगा, तो आंसर है ए ऑप्शन, ये देख लेना ए ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन बन रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट थे, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो मैंने साथ में दे दी। x रेज टू पावर 7 एंड x रेज टू पावर 8 अभी हमने किया है, वही क्वेश्चन है, 55 इसका आंसर है। तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चे, इसमें से इसमें से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जरूर जाना। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।